अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। उसकी आंख तकरीबन पूरे 3 घंटे के बाद खुली थी। उसने मुंदी मुंदी आंखों से इधर उधर देखा, साइड पर हाथ भी रखा जो कि जगह मिशाल के थे। लिटिल फेरी, कहाँ हो यार? उसको पुकारा था, लेकिन वो वहां होती तो जवाब देती ना। लेकिन मिशाल वहां नहीं थी, बल्कि मिशाल तो कहीं भी नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं न मिले। दायम को अब तशवीश ने आ घेरा। इतने में उसने अपना फोन उठाया कि एक मैसेज मिशाल की तरफ से भेजा गया था। पढ़कर उसके रगे तन गए थे, नीली आंखों में खून उतर आया था। लाल अंगारा होती हुई आंखें लहू लपटपकाती हुई आंखों से उसने मीर को कॉल की। हाँ सुन मेरी बात, जितनी जल्दी हो सके मेरी इस्लामाबाद की फ्लैट करवा, मुझे आज ही वापस आना है, समझ गया? वह इस्लामाबाद में ही है, प्लीज तू अभी कुछ मत पूछ, जितना कहा है उतना कर दे भाई। 1 घंटे के बाद मुझे कॉल करके कंफर्म कर देना, कहकर उसने फोन काट दिया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहां पर पहुंचकर अपनी जान अपने हाथों से ले डाले। एक नजर उसने खुद को शीशे में देखा और पूरी कुव्वत से अपना हाथ शीशे पर दे मरा। खून उबल कर निकल रहा था। उसकी वाइट शर्ट पूरी खून से भर गई थी, मगर उसे कहाँ परवाह थी। फिर यकायक उसने अपनी शर्ट का गला चाक किया और शीशे का एक टुकड़ा उठाया और अपने दिल के मुकाम पर मिशाल लिखा। लिखते वक्त एक अजीब सी जुनूनियत व दीवानगी उस पर तारी थी। तुम्हें खुदा ने बनाया है सिर्फ मेरे लिए था मिशाल, और तुमने क्या किया? मेरी अमानत में खयानत की। तुमने उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ दायम दुरानी की मोहब्बत देखी है। आपसे तुम मेरी दीवानगी जुनूनियत भी सहोगी। तुम्हें मुझसे छीन लूंगा मैं। तुम्हें इतना बेबस कर दूंगा कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। ये दायम दुरानी का वादा है तुमसे। एक अजम से कहता हुआ वो शावर लेने चला गया। जवार मिशा को लेकर सीधा शाह मेंशन किया था। चाचू, मिशा ने कांपती हुई आवाज में पुकारा तो अफान शाह ने नजर उठाकर देखा और अगले ही लम्हे उसको अपने सीने से लगा लिया। मिशाल बेटा, आप कहाँ चली गई थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, और आप जवार को कैसे मिली? आप ठीक है ना? अफान शाह ने अच्छा बनने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। जी चाचू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हें सलामत देकर ठीक हूँ बेटा। अफान शाह ने तमाम मेयर्स को हुक्म दिया कि आज सब खाना मिशाल के पसंद का बनेगा, जिस पर मिशाल नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिए। बेटा, आपने बताया नहीं किसकी इतनी जरूरत हुई कि अफान शाह की पोती को किडनैप करे? मिशाल ने एक नजर सवार की जानब देखा था, फिर तमाम बातें अफान शाह के गोश गुजारी। अफान शाह पहले तो हैरान रह गए। उनको दायम की नीली आंखों में जहन में आई, जिससे बाकायदा उन्होंने एक झुर्री ले दी, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा, मिशी बेटा आप अपसेट ना हो, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। इस कमीने को सहज से सहज सजा मिलेगी। मिशा को ना जाने क्यों ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो फ्रेश होने का क्या अपने रूम में चले गए। जवार, तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जी अंकल, मैं चाहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा मिशा का निकाह हो जाए। लेकिन क्या अंकल, मिशाल ऑलरेडी दायम के निकाह में है। तुम एक काम करो, दायम का कैसे भी करके पता करवा, मैं तलाक के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। लेकिन अंकल, वो दायम दुरानी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वालों में से वो। ओहो, तुम उसकी फिक्र ना करो, तू अच्छे अच्छे भी मानेंगे। ठीक है अंकल, जैसा आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया। अरे नहीं बेटा, खाना खा के जाना। नहीं अंकल, फिर कभी। लेकिन बेटा मिशाल, अंकल मिशा को कुछ टाइम अकेला रहने दे, वो अभी भी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। ओके। खुदा हाफिज कहकर वो निकल गया था। मानूर अपने कमरे में थी जब माजिद मानूर अपने रूम में थी जब वाजिद खान उसके रूम में आए। मानूर बेटा, उन्होंने पुकारा। मानूर जो कि लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ थी, चौंका देखा। अरे पापा, आप आए ना? पापा जरूर आए बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी पापा, जरूर करें। वो दरअसल बेटा, मूसा बेटा तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। क्या? मानूर हिकलाई थी, लेकिन ये सब सुनकर तो मानो किसी के तन बदन में आग लग गई थी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी राय मालूम करने आया था कि तुम क्या चाहती हो। मैं? हाँ बेटा, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आराम से सोच लो। 2-3 दिन के बाद मुझे बता देना, ओके? वाजिद खान ने अपना शफकत भरा हुआ हाथ मानूर के सर पर रखा। ओके बेटा, तुम रेस्ट करो। ओके पापा, मानूर बामुश्किल मुस्कुराकर बोलती और वाजिद खान के बाद मानूर रूम को लॉक करके आई थी। वो यही सोच रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। अजीब सी कशमकश में मुतला थी वो अभी मिरर में खड़ी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी कि अपनी कमर पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। मीने झटके से उसका रूह अपनी तरफ मुड़ा, उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाया और उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। मानूर की तो जान फिन्ना होने लगी थी। मीर क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मीन उसके होंठों पर उंगली रखी थी। कुछ लम्हे गुजरे थे कि उसने उसको दीवार के साथ पिन करते हुए कहा, चुपचाप इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना, समझी?
मानूर के माथे पर यकदम बल पड़े थे। क्यों मना कर दूं? मैं नहीं करूंगी मना, जो करना है कर लो। कहने की देर थी कि मीर ने उसका बाजू मरोड़ा। इतनी कोई तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो, अच्छे से जानती हो कि नकाह पर नकाह जायज नहीं है। मानूर ने साथी से दांत पीच लिए। और अगर फिर भी ना करो मना तो क्या करोगे? हाँ बोलो, जवाब दो ना, चुप क्यों हो? मानूर गोया फटफट थे। तो अपने इस डियर कजन की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। रिमेंबर डैड। कहकर उसने कुछ पल सुर आंखें लिए उसकी जान देखा और फिर पलट गया। पीछे मानूर रोते हुए उसे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते रहे थे। मिशा ने रात से भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही अफाज शाह ने जबरदस्ती मिशा को खाना सा खिलाया था। और अब अपनी खिड़की में खड़ी आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था और मिशा के दिल भी दाइम की जुदाई से गहरे अंधेरे में धकेल दिया था। जैसे जैसे बारिश की बूंदें बढ़ रही थी, वैसे वैसे मिशा की आंखों से भी आंसू जा रहे थे, जो किसी की गहरी जुदाई का पता दे रहे थे। दाइम वैसे तो बहुत ही मजबूत मर्द था, लेकिन मिशा के छोड़ जाने के बाद उसने अंदर से तोड़कर आ दिया था। कुछ आंसू बेआवाज उसकी आंखों से निकले थे, लेकिन दर्द के साथ साथ अब उसकी शिद्दत मोहब्बत ने जुनूनियत और दीवानगी भी इख्तियार कर ली थी। वो इस्लामाबाद की सरहदों में दाखिल हो चुका था। मैं आ रहा हूँ लिटिल फैरी, तुम्हें तुमसे छीन लेने के लिए, तुम्हें बेबस कर देने के लिए। तुमसे हर एक चीज का हिसाब लूंगा। जितना तुमने मुझे तड़पाया है ना, इतना ही अब तुम तड़पोगे। उसकी बातें जुनूनियत की आरी हदों को भी अबूर कर रही थी। एक गहरी नीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल चुके थे। वो क्लब में बैठे हुए सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था, लेकिन हैरत की बात थी कि आज उसको सुकून क्यों नहीं मिल रहा था। रह रहकर उसे मिशाल की याद तरपा रही थी। किसी तरह भी उसे आज सुकून नहीं मिल रहा था। मिशाल की कुछ देर पहले ही आंख लगी थी कि अचानक उसको अपने चेहरे पर किसी की पुरतपिश निगाहें महसूस हुई। उसने फौरन से आंखें खोली तो उसके हलक से निकलने वाली चीख को मुकाबले ने अपने हाथ से रोका। तो तुम? मिशाल हिकलाते हुए बोली। लिटिल फैरी, दाम ने गहरी नीली आंखों से मुस्कुराते हुए कहा था। मिशाल ने बिना वस आए कि वे रूम से भागने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। दाइम ने उसको कमर से पकड़कर अपनी जान खींचा। नहीं प्लीज, इस बहाने मुझे जाने दो, मिशा ने रोते हुए कहा। लेकिन जाने क्यों? दाइम को देखकर उसे सुकून सा मिला, जबकि दाइम उसकी जानब कब से देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे तमाम रास्ते मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होते हैं, तो फिर क्यों दूर जाने की कोशिश करती हूँ मुझसे? दाइम कहते हुए उसकी नोज पिन से छेड़छाड़ करने लगा। मिशाल के धड़कनों का शोर दाइम पा आसानी से सुन सकता था। लिटिल फैरी, तुम्हें पता है ना कि दाइम तुरानी का सजा देने का तरीका हमेशा अलग होता है। मिशाल उसकी गिरफ्त में अब थर थर कांपने लगे थे। नहीं प्लीज नहीं। मिशाल ने खुद को छुड़वाने की नाकाम से कोशिश की थी। अगले ही लम्हे मिशाल को सोचने समझने का मौका दिए बिना उसकी सांसों को कैद कर गया था। मिशाल ने दोनों हाथों से उसके शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। कुछ काफी देर तक वह खुद को सैराब करता रहा, लेकिन क्या नहीं था उसके लम्स में महबूब से दूर जाने की शिद्दत, जनूर, मोहब्बत, इश्क। वो पीछे हटा तो मिशाल गहरे गहरे सांस लेने लगी। ताइम ने एक नजर उसकी जन्म देखा, जो अब अपनी सांसों को हमवार कर रहे थे। वो हंस दिया था और अचानक ही मिशाल को दीवार के साथ पिन किया था और एक हाथ उसकी कमर पर रखकर चाकू उसकी शर्ट रख पर फेरने लगा। मिशाल की सांस अटके थे। क्या कर रही हैं ये आप? पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि आइंदा के बाद मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत, वरना मैं अपने हाथों से अपनी जान की जान लूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा, समझी? आपके बाद सारी मोहब्बत अरणचू हुई थी और गहरी नीली आंखें लाल अंगारा हुए थे। मिशाल ने सर को हाँ में हिलाया। मुंह से बोलो माई लिटिल फैरी। जी समझ गए। गुड गर्ल, आप चुपचाप सो जाना। बहुत जल्द मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं होगा। दाइम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जाने ही लगा था कि एक ख्याल के तहत वापस आया। और हाँ, भूल कभी किसी को यह मत बताना कि मैं आया था, ओके लिटिल फैरी? वरना तुम तो जानती हो ना कि मुझे चीट फाड़ करना कितना पसंद है। दाम ने गहरी और पूरे इसरार मुस्कुराहट लिए हुए कहा था। तो मिशाल आपके बाद थर थर कांपने लगे। उसका गाल थपथपाता हुआ खिड़की से बाहर कूद गया। मिशाल नीचे ही बैठी जमीन पर बैठकर शिद्दत से रो दी थी। ऐसे खौफ ने उसके दिल में जगह बना ली थी कि शायद दाइम को भी उसका कुछ अंदाजा नहीं हुआ था। कोई कह सकता था कि ये वही मिशाल शाह है जिसने कभी अपनी पूरी जिंदगी में डरना सीखा ही नहीं था। 2 दिन गुजर चुके थे। मानूर को पता था कि उसे क्या करना है, लिहाजा वो वाजा खान के रूम में आए थे। पापा, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर आओ। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मानूर अंदर आई थी। आशा खान को अपनी किसी दोस्त की तरफ जाना था, लिहाजा वो घर पर नहीं थी और मूसा भी अपने किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर था। पापा, वो एक्चुअली कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ बेटा बोलो। वो पापा, मुझे मूसा से शादी नहीं करनी।
मानूर ने तहम्मुल से कहा, लेकिन बेटा क्यों नहीं करनी? अच्छा भला लड़का है, पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस है और सबसे बड़ा तुम्हारे फूफा का बेटा है। जी पापा ये सब ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे शादी नहीं करनी प्लीज। ठीक है ना बेटा, शादी ना करो, जस्ट एंगेजमेंट कर लो। नो पापा प्लीज, आप समझे ना मेरी बात को प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच पापा, यू आर ग्रेट। वाजिद खान मुस्कुरा देते और मानू ने बाहर आकर एक लंबा सा सांस लिया। शुक्र है मना कर दिया, वरना वो मीर जानवर कहीं का मेरी हड्डियां पसलियां ही तोड़ देता। मानूर खुद से बड़बड़ाई थी। मूसा को जब वाजिद खान ने मना किया तो उसने काफी दुख हुआ था। उसे आज की फ्लाइट थी, उसे वापस जाना था। वो अपना सामान पैक करा था कि अचानक उसका डोर नॉक हुआ। यस कमन। अरे मानूर तुम, मैं अंदर आऊं? हाँ जरूर आओ ना, वो एक्चुअली मुझे सॉरी कहना था। मानूर अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, वो क्यों? मैंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया ना, इसलिए। इट्स ओके, बट आई स्वेयर आप इतने क्यूट और प्यारे हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगी। मूसा एक समी मुस्कुराहट लिए मुस्कुराया। हाँ लेकिन तुम जैसी नहीं होगी ना। मानूर बेसाता पलके गिराई थी। और वो जो कोई भी होगा, वो जो तुम्हारा हस्बैंड होगा जिसे तुम प्यार करोगे, बिलीव मी वो बहुत ही लकी होगा। मूसा ने आंसू पीते हुए कहा और मानूर मुस्कुरा दी। ओके मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो ले लिया आपका। नो इट्स ओके। मूसा बेदली से मुस्कुराया था और मानूर के रूम से जाने के बाद मूसा की आंखों से 2 आंसू निकले थे। बहुत दिल करता है हंसने को, मगर रुला देती है कमी तुम्हारी। मूसा ने सब्र कर लिया था, शायद इसी में कोई बेहतरी थी अल्लाह की जानब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ सवार कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अभी एक पार्टी में जाना। नहीं प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मिशाल कहकर जाने लगी कि उसकी कलाई सवार के गिरफ्त में आ गई। मेरी बात भी नहीं मानोगी अब माइल ब्यूटी? वो बेखुदी में कहता हुआ मिशाल के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। न जाने क्यों मिशाल को सवार का छूना अच्छा न लगा था, इसलिए ओके कहकर वहां से जाने में आफियत जाने थे। आज मिशाल ने फुल ब्लाउज वाली साड़ी पहन थी जिसका कलर सिल्वर था। बालों को यूं ही खुला छोड़े, आंखों में काजल की एक और लकीर और मुस्कुरा लगाए, होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, कानों में सिल्वर कलर के छोटे छोटे टॉप्स पहने और पाँव में ब्लैक कलर की हील्स पहने वो तैयार थी। वो बाहर आई तो जवार उसका वेट कर रहा था। उसको देखकर ढट गया। यू आर लुकिंग एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल माई ब्यूटी, वो कहते हुए कुछ करीब हुआ कि अचानक ही मिशाल ने कहा, चलें ऑलरेडी लेट हो गया है हमें। हाँ बिल्कुल चलो। साबार मुस्कुराता हुआ कार स्टार्ट करने लगा था। पार्टी में जाकर काफी हद तक एंजॉय किया था इन दोनों ने। जाबा ने अपने फ्रेंड से मिशाल को मिलवाया था। कुछ बिजनेस के थे और कुछ क्लास वाले थे। जब डांस सेशन शुरू हुआ तो जाबा मिशाल के जन्म कदम बढ़ाने लगा था कि अचानक 2 आदमी ब्लैक ड्रेस में आए। उनके चेहरे पर मास्क से ढके हुए थे। जवार को बेहोश करने के बाद गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मिशाल ने सवार की तलाश में उधर उधर निगाहें दुराई, लेकिन उसे कहीं भी नजर न आया। मिशाल को बाकायदा परेशानी होने लगी थी कि आहर बिना बताए कहाँ गया सवार। वह भी खड़ी ढूंढ रही थी कि अचानक उसे अपने करीब से एक जानी मानी सी खुशबू आई। उसने मुड़कर देखा तो दायम 3 पीस सूट पहने हुए उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मिशाल खौफ से कांपने लगे थे। उससे पहले कि वो जमीन बोस होती, दायम ने फुर्ती से उसे कमर से थाम लिया था। इतना ही शौक है मेरी बाहों में आने का तो यह बहाना क्यों करती हो? उसके काम में सरगोशी करते हुए उसके जान फना करने लगा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़े मुझे प्लीज। छोड़ना ही होता तो पकड़ता ही क्यों माई लिटिल फेरी। वह मजीद थोड़ा करीब हुआ, उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा था। वो दीवाना वार उसके चेहरे के एक एक नक्श को छूते हुए कहने लगा। मिशाल की तो जान हवा होने लगे थे। दायम ने एक हाथ मिशाल के कमर में डाला और उसको गोल गोल घुमाने लगा। मिशाल दायम को रोक नहीं पा रही थी। पता नहीं ये शख्स क्यों उसके हवासों पर इतना छा रहा था, क्यों वो उसके सामने इतना बेबस हो जाते थे। दायम मिशाल के जन्म दीवाना वार नजर से जान लुटाती नजर देख रहा था, जबकि मिशाल का गुलाबी चेहरा अब दायम की बेबाकियों की वजह से सुरख हुआ था। दायम ने एक नजर मिशाल के जन्म देखा, जैसा कह रहे हो कि ये बोल मेरे दिल की अक्कासी कर रही है। मिशाल ने बेएहतियात नजरें चुराई थी। सॉन्ग खत्म हुआ तो जैसे दायम होश की दुनिया में लौटा, मिशाल का हाथ पकड़कर बाहर के जाना बढ़ा था। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? लिटिल फेरी, यार तुम मुझे इतना डरती क्यों हो? घर लेके जा रहा, वो भी तुम्हारे घर, फिक्र मत करो। दायम मुस्कुराते हुए बोला। कुछ देर बाद मिशाल शाह मैंशन पहुंच गई थी। इस दौरान वह जाबार को बिल्कुल फरमोश कर बैठी थी। वो गाड़ी से उतरने लगी थी कि दायम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानब खींचा। मिशाल घबरा से गई थी इस अचानक सी अफ्तार पर। लिटिल फेरी, अपने मेके जा रही हो? ये तो तौफीक नहीं हुई तुम्हें कि शोर से मिलकर जाओ। मिशाल का चेहरा सुर हो गया था, जिस पर दायम हंस दिया था। तैयार है ना? मैं अब बहुत जल्द वापस आऊंगा तुम्हें वापस हमेशा हमेशा साथ ले जाने के लिए। ना जाने मिशाल में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी।
ہاں ہاں ہاں، اس دفعہ صرف تمہاری سوچ ہے دائم درانی کہ تم مشال شاہ کو پنجرے میں قید کر کے رکھے گے اور میں قید ہو بھی جاؤں گی. میں تم سے تمہارے ہر ایک چیز سے اتنی دور چلی جاؤں گی نا کہ تم چاہ کر بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکو گے. اور میں تمہیں چیلنج کر رہی ہوں. مشال کی بات سن کر نیلی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی جن کو دیکھ کر مشال کا دل پھر دہل اٹھا تھا. وہ گاڑی سے اتر کر جا رہی تھی کہ دائم کے سرائی سے آگے بڑھ کر مشال کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور کہنے لگا، یو نو لٹل فیری کہ تمہارے دائم کو چیلنج کرنا اور ایکسیپٹ کرنا کتنا پسند ہے. اوکے ڈن، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں تمہارے چیلنج، لیکن ایک بات یاد رکھنا. وہ ساتھی سے دیوار اپنے دونوں ہاتھ میں شا کے ارد گرد رکھ کر گویا ہوا، دائم درانی نے کبھی ہارنا سیکھا نہیں ہے اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم کہیں چلی جاؤ گی اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا. یقین مانو میری جان، تمہارا یہ شدت پسند عاشق تمہیں قبر سے بھی نکال آئے گا. مشال کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی اور دائم کو مشال کی یہ حالت کافی مزہ دے رہی تھی، اس لیے اس کو مزید تنگ کیے بنا وہ آہستہ آہستہ اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا، جبکہ مشال دیوار کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ کر اپنے آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی. مشال کافی دیر رو چکی تو اچانک اسے زوال کا خیال آیا. اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور زوال کو کال کی تو آگے سے فون سوئچ آف ملا. مشال کو اب سچ میں پریشانی نہ گرا تھا. وہ اٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے. زوال کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک بند کمرے میں پایا. آہستہ آہستہ وہ اٹھا، اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا. کوئی کوئی ہے؟ میرے اللہ، میرا سر! کوئی ہے یہاں؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اگر اتنا ہی دم ہے تو سامنے آؤ نا، چپ کر کیوں بیٹھے ہو؟ زوال چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، جبکہ دائم CCTV کیمرے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. اچانک دروازہ کھلا اور دائم اندر داخل ہوا. گھٹیا انسان، تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے. زوال نے آگے بڑھ کر دائم کا گریبان پکڑ لیا تھا. اچانک کی نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. ایک ہی جھٹکے میں اس نے اپنا گریبان زوال سے چھڑایا اور ایک مکہ اس کے ناک پر رسید کیا، جس کی وجہ سے زوال کے ناک سے خون بہنے لگا تھا. تو یہ حرکت کالی تو نے، اگر آئندہ ایسا کیا نا تو یہ ہاتھ توڑ دوں گا، سمجھے؟ اور کیا کہا تھا تجھے؟ ہاں، کہ مشال سے دور ہے. اب کی بار دائم گھرایا تو زوال اپنی جگہ کانپ اٹھا تھا اور جلدی خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ دائم، تجھے جتنا پیسہ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، تو بس مشال کا پیچھا چھوڑ دے، طلاق دے دے اسے. یہ سب سن کر دائم کی رگیں تن گئی تھی. ایک جھٹکے میں اسے زوال کا منہ دبوچا اور کہنے لگا، تجھے کس نے کہا کہ میں مشال سے شادی صرف پیسے کی حاصل کی ہے؟ وہ لڑکی میری روح میں بستی ہے، میرے دل کی سلطنت پر راج کرتی ہے. وہ مجھے اس سے شدت محبت ہے، ایسی محبت جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایسی محبت جو جلا کے خاکسار کر دے. میرے وجود کا حصہ ہے وہ. اور تجھے پتا ہے لوگوں کا تو ڈرگس کا نشہ ہوتا ہے اور مجھے مشال کا نشہ ہے. میں پاگل ہوں اور میرا پاگل پن ہے، میں ایک جنون ہوں اور میری جنونیت ہے. دائم جنونی کیفے میں بولتا ہوا زوال کو ساکت کر گیا تھا. لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے وہ تم سے. اس نے خود مجھے کہا ہے. زوال نے پتا پھینکا تھا، مجھے اس کی نفرت بھی اپنی سر آنکھوں پر ہے. وہ زوال سے پٹا کرائی گیا تھا کہ اچانک دائم کہنے لگا، تجھے کیا لگا کہ تو مجھے مشال کے خلاف کرے گا اور خود اس کی نظروں میں پارسا ہو کر اس کو پا لے گا؟ تو سن زوال ملک امان، یہ صرف تیری سوچ ہے کہ ایسا کر گا، کیونکہ تو دائم درانی کے جیتے جی ایسا کچھ نہیں کر سکتا. اور ہاں، اب سے تیرا ٹھکانا یہی ہے، بند کمرہ. جب تک میں نہ چاہوں تو یہاں سے نہیں نکل سکتا. نہیں دائم، پلیز ایسا مت کرو، مجھے جانے دو. تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، تم میرا صبر آزما رہے ہو. یقین کرو تم بہت ہی پچھتاؤ گے. دائم کے چہرے پر سب سن کر ایک پر اسرار سے مسکراہٹ بکھر گئی تھی. تجھے ایک راز کی بات بتاؤں، جب دائم درانی کچھ کرنے کی ٹھان لینا، وہ کر کے دم لیتا ہے، پھر چاہے کتنے سے کتنا بڑا نقصان ہو جائے فرق نہیں پڑتا. تو یہ بڑے بڑے بول میرے سامنے تو مت ہی بول تو بہتر ہوگا. ویسے بھی تجھے سزا دینی باقی ہے. ابھی تو کہہ کر دائم آگے بڑھا ہی تھا کہ زوال نے قدم خود بخود پیچھے کے جام اٹھنے لگے تھے. یہ کیا کر رہے ہو دائم؟ دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. دائم ایک ہی دفعہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر زوال کا بازو توڑ دیا، جس کی وجہ سے زوال کی ایک چیخ بلند ہوئی. تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے. جانتا ہے تو یہ کیوں کیا میں نے؟ زوال نے سرخ آنکھ کے لیے اس کی جانب دیکھا. کیونکہ تو نے میری مشال کو ان گندے ہاتھوں سے چھوا تھا، اس لیے تجھے سبق سکھانا ضروری تھا تاکہ تو یہ حرکت دوبارہ کرنے کا سوچے بھی مت. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا دائم درانی، میں تجھ پر زندگی تنگ کر دوں گا. تجھے بتانا پڑے گا کہ زوال ملک امان کون ہے. بس ایک دفعہ میں یہاں سے نکل جاؤں کسی طریقے سے، پھر تیری بربادی کے دن بھی شروع. اور مشال میری تھی، میری ہی رہے گی. تو کبھی اسے اپنا نہیں بنا سکتا. میں کبھی تجھے اسے حاصل کرنے نہیں دوں گا. اب سے تیرا سب سے بڑا دشمن زوال ملک امان ہے. اسے کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا. صبح سے رات ہونے کو آئی تھی لیکن زوال کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا. عرفان شاہ بھی کافی اپسیٹ تھے کہ آخر زوال ایسے بن بتائے کہاں جا سکتا ہے. مشال بیٹا،
आगे खाना खा लो। नहीं चाचू, मुझे भूख न जाने, आप खा लें। प्लीज नहीं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। प्लीज चाचू जिद मत करे, खा लेना। तुम्हारा चाचू भी तुम्हारी तरह जिद्दी तबीयत का मालिक है। ओके चले, मिशाल ने हाल मारते हुए कहा था और डिनर के बाद मिशाल अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मिशाल को वापस आए हुए 2 दिन ही गुजरे थे कि अचानक मिशाल को मानूर का ख्याल आया था। उसने अपना सैर उठाया और मानूर को काल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिशी मेरी जान, कैसी हो यार? इतने दिनों से कहाँ थी? कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मानूर ने नम होती आंखों के साथ कहा था। आज मिस यू टू, लेकिन मैं मजबूर थी। क्या करती? 1 मिनट, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ ठीक हूँ मैं भी। आज ये बताओ, तुम्हें किडनैप किसने किया था और क्यों किया था? छोड़ो इस बात को, लंबी कहानियां फिर कभी सुनाऊंगी फुर्सत है। अच्छा, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। ओके? हाँ ज़रूर, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। ओके बेबी, टेक केयर। ओके, यू टू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल काटी गए थे। रात के किसी पर अचानक से फांशा को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ था। उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक हयोल्ला उनका गला दबा रहा था। तुम छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तेरी मौत। तुझे ऐसी मौत मानना चाहता हूँ कि दुनिया के लिए इबरत का निशाना बन जाए। अफान शाह उसके लिफाफ पर कांप उठे थे। नहीं, तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। अफान शाह नाम है मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हा हा हा। अच्छा चल बता, क्या करेगा तू? मरवा देगा मुझे? हाँ। उसके गले पर मजीद दबाव डालने लगा था। अफान शाह को खांसी होने लगे थे। दर्द हुआ? हाँ दर्द हुआ। हुआ ना दर्द? दाइम ने इतनी जोर से दौड़ा कि अफान शाह का दिल दहल गया था। दाइम ने गन पॉकेट से निकाली, अफान शाह के मुंह में रखी। नहीं प्लीज नहीं, मुझ पर रहम करो। तुमने रहम किया था मुझ पर? हाँ। कितना तड़पाया था, मैं रोया था, फरियादें की थी, तुझे रहम आया? नहीं। दाइम के लहजे ने जुनूनियत एहतियात काली दी। तू मुझे कैसे रहम आ सकता है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बहुत जल्द पता चल जाएगा तूने क्या बिगाड़ा है मेरा, और तेरे पास मोहलत 30 तब की ही है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अपने सारे काले धंधे बंद कर दे, वरना कसम इस पाक साथ की तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। और अगर मैंने बंद किया ना तो जानता ना कि डोर पर आ जाएगा तो। अफान शाह ने फुर्ती से उठकर दाएं पर वार करना चाहा, लेकिन दाएं से आता कोई जीत पाया है क्या? उसने फुर्ती से अफान शाह की टांग पर गोली चलाई। तकलीफ की शिद्दत से वो कांप उठे थे। मेरे साथ होशियारी नहीं, समझा? हाँ समझ गया, प्लीज छोड़ दो अब। क्योंकि दाइम ने अफान शाह का गला दबाया हुआ था। और एक बात, मिशा को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मेरे बंदे उसकी हिफाजत के लिए हर टाइम मौजूद होते हैं, लेकिन अगर मिशा को कोई भी खरोश भी आई ना इस दफा, तो एक टांग पर गोली मारी है ना, अगली दफा दोनों टांगों ही तोड़ दूंगा। सो बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। ओके डियर चाचू। दायम मिशा की नकल उतारता हुआ बोला, और दायम ने अपना चेहरा डांप रखा था स्याह कलर के मास्क से, इसलिए अफान शाह उसे देख नहीं पाया था। एक झटके से उसको छोड़ता हुआ जैसे आता वैसे ही लौट गया था। मानूर बहुत खुश थी कि मिशा से सलामत है। वो कल का प्लान करने लगी, मिशा को घुमाने ले जाएगी ताकि वो पुरानी यादों को ताज़ा करके अपसेट ना हो। अब वो प्लान करते टाइम उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी थी। अचानक ही मीर चुपचाप खिड़की से कूदा, मानूर को पीछे से अपने हंसा मिलिया। क्या बात है, बहुत मुस्कुराया जा रहा है आज तो। मीर ने शिद्दत से मानूर का गाल चुमा तो वो बुखला कर पीछे हटी, जिस पर मीर हंस दिया और मजीद करीब आने लगा, जबकि मानूर के कदम पीछे की जाम उठने लगे थे। देखो मीर, तुम मुझसे दूर हो। कितना दूर? हाँ। मीर मुस्कुराता उसके आगे बढ़ने लगा था कि अचानक ही मानूर पीछे दीवार के साथ जा लगे और मीर ने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रखकर उसके फरार होने के तमाम राहें मुस्तहद कर दी थे। प्लीज नहीं, मानूर हिकलाई थी। मीर ने अपना चेहरा मानूर के गर्दन में छुपाया। क्या कर रही हो ये मीर? सुकून हासिल कर रहा हूँ जाने मन। मीर हमार अलूत लहजे में बोला तो मानूर के 14 तबक रोशन कर गया। अचानक ही मीर की नजर मानूर के होंठों के नीचे तिल पर पड़ी थी। बेसाता उसने आगे बढ़कर उसे चूम लिया और बस मानूर तो बेहोश होने वाली थी। नहीं प्लीज नहीं मीर। मीर अभी आगे बढ़ता, लेकिन मानूर के आंसू देखकर वो रुक गया था और उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों पर चुन लिए थे। तुम्हारी ये अदाएं मुझे किसी दिन मार डालेंगी जाने मीर। वह मानूर की जानब आंख मारता हुआ खिड़की से कूद गया था। जल्दी से मानूर ने आगे बढ़ी और देखा तो वो नीचे खड़ा उसे देख रहा था। दूर से ही उसे फ्लाइंग किस कर रहा था। बदतमीज घटिया ना हो तो। मानूर मीर को मुख्तलिफ अलकबात से नवाते हुए खिड़की ही बंद कर चुके थे, जबकि मीर अपने बालों में हाथ फेरता मुस्कुराता हुआ आगे की जानब बढ़ गया था।